नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। जिला प्रशासन द्वारा खटीमा लोहिया हेड विद्युत गृह में आपदा पूर्वाभ्यास मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। रुद्रपुर के आवास विकास नाला में निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल किए जाने की शिकायत पर महापौर विकास शर्मा ने रुकवाया काम। एशिया के कुछ देशों में कोरोना केस बढ़ने के बाद भारत सरकार भी सतर्क। विधायक के प्रयासों से 25 साल बाद गला गांव का पवतोक सुई का शिमला तोक सड़क सुविधा से जुड़ा। उत्तराखंड में मौसम को लेकर 26 मई तक येलो अलर्ट जारी। रुद्रपुर के साहिल यूनाइटेड नेशंस के IIM SAM के बने राजदूत। एक देश एक चुनाव को लेकर गठित JPC ने उत्तराखंड में लिए सुझाव। नगर पालिका नगर पंचायत संगठन प्रदेश अध्यक्ष गोविंद वर्मा का लोहाघाट पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने तराई विकास निगम में हुई नीलामी प्रक्रिया में गड़बड़ी और मिलीभगत के लगाए गंभीर आरोप। वाटर होलों में पानी के पुख्ता इंतजाम। पेयजल आपूर्ति बाधित होने को लेकर कॉलोनी वासियों ने जल संस्थान कार्यालय में किया प्रदर्शन। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को सुना गया। रामनगर में WWF की प्रेस कार्यशाला, वन्य जीव संरक्षण और मीडिया की भूमिका पर हुआ मंथन। रामनगर में हादसे में घायल युवक की मौत के बाद ई-रिक्शा से पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया गया शव। स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर उठे सवाल। भक्ति में लीन भक्तों को चैन स्नैचिंग गिरोह ने लूटा। रामनगर तुमड़िया खत्ता में 22 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। 18 वन गुज्जर परिवारों की बेदखली। हल्द्वानी में मॉनसून से पहले खुली नगर निगम की पोल। अब खबरें विस्तार से। खबर जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां लोहिया हेड विद्युत गृह में आपदा पूर्वाभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान आपदा प्रबंधन के द्वारा मॉक ड्रिल में 8 घायलों को रेस्क्यू किया गया। 8 में से 2 घायलों को हेली सेवा द्वारा ऋषिकेश एम्स हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं साथ ही 6 लोगों को साधारण उपचार के बाद घर भेजा गया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। जिला स्तर पर तय हुआ था, जिलाधिकारी महोदय और एसडी साहब महोदय द्वारा तय किया गया था कि हम एक विशेष प्रकार का मॉक ड्रिल यहाँ पर करेंगे, जिसमें हाइपोथेटिकली एयर अटैक को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल की गई लोहिया हेड खटीमा में। और इसमें ये नई सिचुएशन थी, सिचुएशन क्रिएट किया गया। उसमें जो हमारे विभागीय अधिकारी, राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, जल संस्थान, नगर पालिका, इन सभी विभागीय अधिकारियों का सहयोग लेते हुए जो इनकी आपदा प्रबंधन में जिम्मेदारियां हैं उसके अनुसार काम लेते हुए ये मॉक ड्रिल की गई है। सभी विभागीय अधिकारियों ने अपना अच्छा सहयोग दिया है, अच्छा काम किया है। और अभी हमने डीब्रीफिंग मीटिंग करी, जिसमें सभी विभागीय अधिकारियों के साथ पूरी कार्रवाई पर विचार विमर्श किया गया, मंथन किया गया और कमियों को आइडेंटिफाई किया गया कि क्या कमियाँ रही हैं, उसमें कैसे सुधार करते हुए मॉक ड्रिल को और एक्चुअल पोजीशन में अगर कोई आती है तो उसमें निपटने में हम कैसे अपनी कमियों को दूर करते हुए बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उसमें कुछ बेहतर सुझाव आए हैं जिसको हम आगे दूर करेंगे, जिसमें खटीमा में एक सायर लगाए जाने की बात थी। रियल टाइम हमारा जो लोकेशन है उसको शेयर करने की बात आई है। और इसके साथ साथ जो हमारा रिस्पांस टाइम है उसको और कम कैसे किया जा सकता है। और एक पैरेलल लाइन, चाहे विभागीय अधिकारियों की हो, चाहे कर्मचारियों की हो, चाहे मजदूरों की सपोर्ट की हो, चाहे मशीनरी की सपोर्ट की हो, हमारे पास जो विभागीय स्तर पर उपलब्ध होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपदा की स्थिति में जितना हमारे पास है उसी से हमारा काम चल जाएगा। तो बैकअप सपोर्ट हमारा जो प्राइवेट पार्टनर से लिया जाता है, चाहे हॉस्पिटल का सहयोग हो, चाहे मशीनरी का सहयोग हो, चाहे मैन पावर का सहयोग हो, उसके लिए हम अपने को कैसे तैयार करेंगे, कौन कौन से विभाग उसमें रोल अदा करेंगे, इसको हमने आइडेंटिफाई किया है, नोट डाउन किया है। और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से इसमें सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएंगे। और एक बड़ा निर्णय लिया गया है आज कि हमारे जो इंसिडेंट कमांडर SDM साहब हैं उनसे अपेक्षा की गई और ये पूरे जनपद में अपेक्षा की जाएगी कि प्रत्येक सप्ताह वर्चुअल ही सही है 10 मिनट 15 मिनट की ही रिफ्रेश मीटिंग जरूर करते रहें, ताकि विभागीय अधिकारियों को पता रहे कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उनके संसाधन क्या हैं, उनके मैन पावर क्या है और उनको उनसे क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं और कैसे सहयोग उनको करना है। तो बहुत सारी कुछ कमियां हमने आइडेंटिफाई करी, उसको दूर करेंगे। और ये हमारी मॉक ड्रिल समय समय पर होती रहेगी। और हमारे पूरे जिला प्रशासन की टीम सभी विभागीय अधिकारियों के साथ एक बेहतर टीम बना करके आपदा से निपटने की तैयारी में लगी है। रुद्रपुर के आवास विकास में नाला निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल किए जाने की शिकायत पर महापौर विकास शर्मा ने तुरंत एक्शन लेते हुए मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया और ठेकेदार का भुगतान रोकने के साथ ही उसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया। महापौर ने कहा कि निर्माण कार्यों में अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हमारे पिछले मेरे बोर्ड से पहले का कार्य था कोई, और वो कार्य ठेकेदार कर रहा था। मुझे वहाँ से शिकायत आई कि वहाँ पर पुरानी ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब मैंने मौके पे जाके देखा तो वास्तव में वहाँ पुरानी ईंटें लग रही थी।
तो मैंने तत्काल अपने नगर आयुक्त को वहीं बुलाया और हमारे जो कंस्ट्रक्शन की टीम है, निर्माण विंग को भी वहीं बुलाया और वहीं पे ही मैंने उनको आदेशित किया है कि उस ठेकेदार को उसकी सारी पेमेंट जीरो कर दी है। उसने जो भी काम किया हमने जीरो कर दिया है, प्लस उसकी जांच होगी और उसे ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। वो नगर निगम में अब दोबारा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है और माननीय धामी जी लगातार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने 150 से ज्यादा रिश्वतखोरों को जेल में भेजने का काम किया है। तो हम ऐसे किसी भी ठेकेदार को निगम में काम नहीं करने देंगे कि जो हमारे निर्माण कार्यों से समझौता करेगा। तो इसलिए जो भी क्वालिटी से समझौता करेगा वो हमारे काम नहीं कर पाएगा। मैं बाकी ठेकेदारों को भी चेताना चाहता हूं कि अच्छा काम करें, हम आपको अच्छे काम के पेमेंट दे रहे हैं, और नहीं तो आप कहीं और ढूंढ लीजिए जहां आपको काम करना है। यहाँ आप किसी प्रकार की लापरवाही या कोताही को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एशिया के कुछ देशों में कोरोना केस बढ़ने के बाद भारत सरकार भी सतर्क है। कोरोना की आहट को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की दस्तक को देखते हुए सभी जिलों को निर्देश जारी कर सुरक्षात्मक कदम उठाने को कहा है। निर्देशों के अनुसार उधम सिंह नगर के CMO ने सभी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और अस्पतालों को कोरोना जैसी स्थिति से निपटने के लिए हर संभव तैयारी के निर्देश जारी किए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। की डेली रिपोर्टिंग की, और जो शासन मुझे जो है 21 तारीख को राज्य स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें कोरोना के संबंध में एक एडवाइजरी जारी करने के निर्देश थे। तो उसी अनुपालन में हमारे सीएमओ साहब के द्वारा कल सभी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, प्रमुख अधीक्षक, चिकित्सा अधीक्षक और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी गणों को एक एडवाइजरी उसके अनुपालन में जारी कर दी गई है। वर्तमान में जैसा कि उसमें निर्देशित था कि प्रत्येक चिकित्सालय में फीवर क्लिनिक की, फ्लू क्लिनिक की स्थापना की जाए, आइसोलेशन बेड्स की स्थापना की जाए और उनकी स्क्रीनिंग की विशेष व्यवस्था की जाए। तो इसी अनुपालन में हमारे जो विभिन्न चिकित्सालयों में फ्लू क्लिनिक की स्थापना हो चुकी है। इस स्क्रीनिंग की तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है, जांच की सुविधाएं उपलब्ध है। तो जो भी हमको निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसका अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है। वर्तमान में भी अभी पीएमएस साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने जो है कहा कि हमारे वहाँ ये फ्लू क्लिनिक वो रन कर रहा है और जगह से भी मुझे ये समाचार मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे चिकित्सालयों में दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में है और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो सिम्टम्स होंगे वो लगभग सिमिलर उसी प्रकार के होंगे, जैसे फीवर का आना और जो थोड़ा जुकाम इत्यादि की महसूस होना, शरीर में दर्द होना, इस प्रकार की, और थोड़ा सा उल्टी की इच्छा में जी मिचलाना, तो इस प्रकार के लक्षण पाए जाएंगे। और ये लगभग जो हमारे कोविड-19 में सिम्टम पाए गए थे उसी से सिमिलर होंगे। तो उसी के अनुरूप उनके उपचार की व्यवस्था हमारे चिकित्सालयों में की गई। उनको जैसे पूर्व की भांति जो हमारे पर्सनल अटायर्स थे, जिसमें कि हमने मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना है। तो यही हमारे जो की मैसेज हैं वो सारी जनता के लिए हैं, आम जनमानस के लिए, और पैनिक होने की या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग। आखिर लोहाघाट के कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के प्रयासों से 25 साल के बाद लोहाघाट विधानसभा के बाराकोट ब्लॉक के गलना गांव का पउतोक व सुई गांव का शिमला तोक बाराकोट मुख्य मार्ग से सड़क सुविधा के साथ जुड़ गया है। इस सड़क मार्ग के बनने से गांव के 40 परिवार सड़क से जुड़ गए हैं, जिस कारण गाँव में खुशी का माहौल है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। खुशहाल सिंह अधिकारी जी का धन्यवाद करता हूं, जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ रोड आएगी। बड़ी बड़ी सरकारें आई, बड़े बड़े विधायक आए, लेकिन हमारा सपना साकार विधायक जी के इनके उससे हुआ। हम आगे भी इनको मतलब पूरा सपोर्ट करेंगे। मैं माननीय विधायक श्री खुशहाल सिंह अधिकारी जी का बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारी बात को जो है आगे रखा और हमारा जो कार्य आज जो है बहुत लंबे समय के बाद, कम से कम 25 साल से हम लोग इस रोड के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज थोड़ा सा इनके प्रयासों से ये हमारे लिए थोड़ा संभव हो। उत्तराखंड में मौसम को लेकर 26 मई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादातर जनपदों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। आकाशीय बिजली गिरने का भी पूर्वानुमान जारी किया गया है। कल नैनीताल और पिथौरागढ़ में हो सकती है भारी बारिश। रविवार को देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी व उधम सिंह नगर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। चार धाम यात्रा रूट पर भी लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जनपद मुख्यालय रुद्रपुर निवासी साहिल ने महज 30
साल की उम्र में प्रदेश का नाम फिर से विदेश में रोशन कर दिया है। साहिल यूनाइटेड नेशन के IIM SAM के राजदूत बने हैं। इससे पहले वो 27 साल की उम्र में स्टेट ऑफ अफ्रीकन डायस्पोरा के प्रधानमंत्री डॉक्टर लुइस जॉर्ज टिन के सलाहकार बने थे। यूनाइटेड नेशन में राजदूत बनने वाले साहिल पहले भारतीय हैं, जिसके बाद से उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। या बोलते गवर्नमेंट में प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे नाम ठीक है। और मैं रुद्रपुर निवासी हूँ। जी, अच्छी बात है, काफ़ी लोग तरक्की करें, मुझे बहुत खुशी है और मैं भी मेहनत करके यहाँ यूनाइटेड नेशन तक पहुँचा हूँ और मैं भी चाहूँगा कि हमारे और देशवासी भी वहाँ तक पहुँचे। UN तक काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं UN के पोर्टल पे। आप स्टार्ट करें इंटर्नशिप वगैरह से, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप आगे तक पहुँचेंगे। क्या वर्क राजदूत बनाया गया, क्या क्या? देखिए, 2 डिपार्टमेंट है। मेरा सबसे मेन डिपार्टमेंट है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और दूसरा है UNSDG। तो जो मेरा मेन डिपार्टमेंट है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसमें हम लोग अलग अलग देशों के साथ हम अपने कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, अपने डिप्लोमेटिक मिशन, जिसको आप एम्बेसी के रूप में इंडिया में जानते हैं। हम अपने डिप्लोमेटिक मिशंस खोलते हैं, अपनी पार्टनरशिप करते हैं गवर्नमेंट के साथ क्लोजली। एक कॉपरेशन एग्रीमेंट बोलते हैं इसको, एग्रीमेंट साइन करते हैं हम लोग गवर्नमेंट के साथ। और आगे उसी तरीके से आगे हम लोग जो मेन मुद्दे हैं UN के 18 SDGs हैं, पॉवर्टी, वुमेन हंगर, इन तरीके से इनके साथ काम करते हैं हम लोग। सर, मेरा पहली बात तो मेरा जो पद है वो ग्लोबल है। जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब में जो मेरे 2 डिपार्टमेंट्स के लिए मैं हेड हूँ, एम्बेसडर 2 डिपार्टमेंट्स के। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री जो मेरे अंडर में आता है। तो डेफिनेटली मैं भारत से हूँ, भारतवासी हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ और कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली। देवभूमि है, देखिए ऐसी बात नहीं, देवों का आशीर्वाद हमारे पे है, देवभूमि है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के बच्चे, हमारे राज्य के बच्चे आगे पहुंचेंगे और हम भी मेहनत करें और जैसे हम चाहते हैं हमारे जैसे और युवा भी आगे से आगे पहुंचे और हमारे राज्य के नाम रोशन। एक देश एक चुनाव को लेकर गठित JPC पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में थी, जहां उन्होंने अलग अलग वर्गों के लोगों से सुझाव लिए। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड सरकार को कहा कि राज्य के अलग अलग वर्गों से सुझाव लिए जाएं और उन सुझावों को 6 महीने के भीतर समिति को सौंपें, ताकि उस पर समिति चर्चा कर अंतिम निर्णय ले सके। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। राज्य सरकार का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। नमस्कार। देवभूमि और वीर भूमि पे मैं सत नमन करता हूं और मुझे खुशी है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए JPC जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने सबसे पहले देश में महाराष्ट्र और उत्तराखंड को अपनी स्टडी टूर के लिए चयन किया और हमें यहाँ आकर के लगा वास्तव में देवभूमि और वीर भूमि पे जिस हिसाब से एक सच्चे नागरिक के रूप में सभी लोगों ने 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए अपनी अपनी बात कही, ये बहुत ही अच्छा लगा। 1967 तक करीब 4 चुनाव 1951 से देश में चुनाव लोकसभा और विधानसभा के साथ साथ होते थे, लेकिन ये साइकिल 67 के बाद में कई कारणों से गड़बड़ा गई। उसके बाद में विभिन्न राजनीतिक दलों ने, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, और भी कोई राजनीतिक दल हो, उन्होंने 1984 से ये प्रयास किए लगातार। ये प्रयास कोई अभी शुरू नहीं हुए, तभी से प्रयास चल रहे हैं कि एक देश में एक चुनाव हो, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग नहीं हो। अलग अलग होने से देश पे कई तरह का आर्थिक बोझ के अलावा कई तरह की परेशानियां आती हैं। हमारे विद्यार्थी परेशान होते हैं, टीचर परेशान होते हैं, पैरामिलिट्री के लोग परेशान होते हैं, अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। तो कई बातें आई, तो 1984 से लगातार इस पे मंथन चल रहा है। कई पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिपोर्ट दी, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दी, और आखिर में जो है हमारे सरकार ने, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय कोविंद साहब की कमेटी जो है, उनके कमेटी ने भी रिपोर्ट दी। लोहाघाट नगर पालिका के तेज तर्रार अध्यक्ष गोविंद वर्मा नगर पालिका नगर पंचायत संगठन प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गुरुवार को पहली बार लोहाघाट पहुंचे। लोहाघाट पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं, व्यापारियों व उनके सैकड़ों समर्थकों ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वर्मा के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर समर्थकों ने खुशी का इजहार करते हुए बैंड बाजा के साथ लोहाघाट बस स्टेशन से लेकर नगर पालिका कार्यालय तक गाजे बाजे के साथ उल्लास जुलूस निकाला। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा लोहाघाट की देवतुल्य जनता को, जिनके आशीर्वाद से
मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया और सर्वप्रथम नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया। और आज प्रदेश में जो समस्त पंचायत और नगर पालिका अध्यक्ष हैं उन्होंने सर्वसम्मति से मुझे अपना अध्यक्ष चुना गया है। और अब जो भी निकायों में समस्या हैं उन समस्याओं का निदान कैसे हो और उनका तुरंत निदान कैसे हो इस ओर काम किया जाएगा। और सभी से सुझाव लिए जाएंगे जितने हमारे पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, और उन सुझावों के अनुसार आगे को जो भी कार्रवाई होगी माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर उसका निदान करने का प्रयास किया जाएगा। जो नगर की मूलभूत समस्या हैं, जो आम समस्या हैं, उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। तराई विकास निगम में हुई नीलामी प्रक्रिया में गड़बड़ी और मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि निगम की ओर से हवाई अड्डे के विस्तार के नाम की आड़ में मटकोटा क्षेत्र में रह रहे लोगों को उनके मकानों से बेदखल किया जा रहा है, जबकि प्रशासन ने अब तक उनके पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था की कोई ठोस योजना नहीं बनाई है। ठुकराल ने आरोप लगाया कि नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों के खिलाफ की गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। दीमक की तरह इस प्रदेश को छेड़खानी कर रहे हैं, तो ये एक षड्यंत्र नजर आ रहा है कि टीडीसी को आप बंद करना चाहते हैं। और आप ये समझ लीजिए, जिस दिन किसान जागेगा उस दिन आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। और ये आवाज आम जनमानस तक मैं पहुंचाऊंगा। वो घोटाले के सूत्रधार अभी पेपर मेरे पास और आने वाले हैं, फिर मैं बाकायदा आपको इसका विस्तार से, आज ये प्रथम चरण की प्रेस वार्ता है, अभी द्वितीय चरण भी होगा इसका, सेकंड स्टेप। और सेकंड स्टेप में आपको ब्यौरेवार कितने अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा रहा है, इस सबका खुलासा आपके बीच में करूंगा। यह है वो न्यायालय का आदेश, ये न्यायालय का आदेश है। इसके बावजूद भी शासन प्रशासन इस आदेश के प्रति गंभीर नहीं है। ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। गर्मी अपने चरम पर है, ऐसे में गर्मी से हर कोई बेहाल है। वन्यजीव भी गर्मी से बेहाल है। अक्सर वन्यजीव पानी की तलाश में निचले आबादी वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं, तो वहीं तराई पश्चिम वन प्रभाग के बतरामपुर रेंज में गर्मी के मद्देनजर वन विभाग द्वारा वन्यजीवों को पीने के पानी मुहैया कराने के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। अभी क्या कहते हैं, दक्षिणी जसपुर रेंज बतरामपुर में कच्चे पक्के 7 वाटर होल हैं, जिनमें पानी भर दिया गया है। और जो और एक मतलब पूरा भर दिया गया है। और इससे मानव वन्यजीव संघर्ष, जो गांव की तरफ जानवर आते थे, उनका आना बहुत कम हो जाएगा, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष टल जाएगा। पानी की व्यवस्था देखिए, जहाँ मतलब यहाँ पर टैंकरों से ही पानी डाला जाता है और उन्हीं से उनसे भरा जाता है। कच्चे पक्के जो भी तालाब हैं वो पानी के टैंकरों से ही भरा जाता है। पाइपलाइन की ऐसी अभी बहरहाल कोई व्यवस्था नहीं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी के कलाढूंगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत हिम्मतपुर मल्ला में रोड का कार्य के चलते जहां जेसीबी से पेयजल लाइनों के क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र में कई कॉलोनियों में पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई है, तो वहीं लोगों को पेयजल नहीं मिलने से उनकी रोजमर्रा की दिक्कतें बढ़ गई हैं, जिसको लेकर कॉलोनियों के लोगों ने जल संस्थान कार्यालय में प्रदर्शन कर अधिकारियों से अपनी नाराजगी व्यक्त की। नाराज लोगों का कहना है सड़क के कार्य चलने से उनकी पेयजल लाइनें टूट गई हैं और क्षेत्र के अधिकारियों से शिकायत करने पर उनकी नहीं सुनी जा रही। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये है पानी नहीं आ रहा, 2 महीने से पानी नहीं आया, पानी के बिना बहुत परेशान है। तो सर ने अभी तो आश्वासन दे रखा है कि हो जाएगा करके, बाकी देखेंगे बाद में, नहीं होगा तो फिर आएंगे। 2 महीने से परेशान। और अपना टैंकर मंगा रहे हैं, सरकारी टैंकर भी एक ही दिन आया केवल। टैंकर भी अपना 700 रुपया दे के रोज मंगा रहे हैं। भगवती परिवार आज यहाँ पर हिम्मतपुर तल्ला, हिम्मतपुर मल्ला क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जिनके यहाँ पिछले 2 महीने से पानी नहीं आ रहा, वो लोग यहाँ पर आक्रोशित होकर यहाँ पर प्रदर्शन करने आई हुई हैं और हम सभी लोग उनके समर्थन में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और वो उनके वहाँ 2 महीने से पानी नहीं आ रहा, वो लगातार जेई को फ़ोन कर रहे हैं। सती एक जेई है, उसको लगातार 2 महीने से फ़ोन करो, जेई फ़ोन नहीं उठाता है, और कभी उठाता है तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैं मीटिंग में व्यस्त हूँ। तो जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। अफसरशाही ये जल संस्थान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। ये जल संस्थान के कर्मचारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। अभी आपने देखा कि हर घर जल जीवन मिशन चलाया गया।
उसके वो लाइनें बिछने के बावजूद भी लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। तो ये पूरी तरह से अफसरशाही हमारे प्रदेश पर हावी है। अफसर पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसका जो मूल स्वरूप है यहाँ पर हमको देखने को मिला है। जनता परेशान है। जनता इतनी भरी गर्मी में 700 रुपये के टैंकर डलाने में मजबूर है और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके घर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी नहीं है। तो वो उन सब की समस्याओं को लेकर आज हम सब लोग यहाँ पर पहुँचे और अगर जल संस्थान जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान नहीं करता तो आगे आंदोलन और उग्र होगा। मेरा नाम विशाल। यहाँ पे इसलिए आए हैं भैया, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। तो क्या कहते हैं, बिल तो हर महीने आ रहा है, बिल तो हम दे ही रहे हैं और लेकिन पानी कहाँ से पीएंगे। मेरे तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि टैंकी भी नहीं है नीचे की, और टैंकी मेरे अगर नीचे होती तो सब लोग हमारे वहाँ पर से टैंकर लेके आ रहे हैं, टैंकर मंगा रहे हैं, तब पानी पी रहे हैं। ये हिसाब से हमने यही बात कही है। बार बार फ़ोन करने के बाद भी हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि पानी आएगा तो एक दिन छोड़ करके एक दिन पानी आएगा। तो इसका श्रीमती कमला पंत कॉलोनी, शांति विहार, मैरीगोल्ड कॉलोनी, फन पार्क के लोग आए थे वहाँ से। तो उनकी शिकायत थी कि लास्ट 10 डेज से या 15 डेज से वहाँ सप्लाई प्रभावित हो रही है। तो उसमें जब उनसे वार्ता की गई और संबंधित जे से ही पूछा गया संदर्भ में, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि अभी वहाँ रोड का काम चल रहा है, इसमें लोगों के कनेक्शन भी टूट जा रहे हैं, तो थोड़ी समस्या बढ़ गई है। एक और समस्या आई थी 15 दिन पूर्व ही, हमारा ट्यूबवेल भी ठीक हुआ है कि लास्ट ईयर इसका जो शॉर्टेड पाइप था वो फट गया था। तो हमने इरीगेशन से नलकूप का सुदृढ़ीकरण कराया हुआ है, तो चालू हो गया है। तो मैंने आज जेई को सख्त हिदायत दे रखी है कि आप जो 4 कॉलोनी के लोग आए थे जिनकी शिकायत थी कि पानी नहीं आ रहा है, तो स्वयं निरीक्षण करेंगे वहाँ पर और वह आपूर्ति सुचारू करके अवगत करेंगे। जसपुर में अपर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में गांव आसपुर में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना गया। कार्यक्रम में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, जल संस्थान, नगर पालिका, पशुपालन विभाग के साथ अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। 7-8 ही आई है, लेकिन मौखिक समस्याएं जो आई हैं वो ज़्यादा गंभीर प्रकृति थी। रास्ते को रोकना, नालियों को रोकना, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करना, मरे हुए पशुओं को दबाने के लिए, उनको दफन करने के लिए स्थान न होना, नदियों के किनारे तक कब्जा होना, ये जो विषय आए हैं और ये लिखित में नहीं आए, मौखिक रूप से लोगों से बातचीत करने के दौरान धीरे धीरे जब लोगों ने बोलना शुरू किया तब लोगों ने बताया। मेरा ये मानना है कि किसी ग्राम सभा में या राजस्व गाँव में जो सरकारी ज़मीनें होती हैं वो ग्राम समाज के विभिन्न उपयोगों में आती हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उसमें जोत करके खेती करने लगता है तो वो पूरे समुदाय के हित से बाहर चली जाती है। मैंने पटवारी को यहाँ पर 1 महीने का समय दिया है। SDM साहब की उपस्थित तहसीलदार भी से हमने 1 महीने का समय दिया उनको कि सभी राजकीय ज़मीनों का चिन्हीकरण करें और उसमें कौन सी ज़मीन का उपयोग क्या हो सकता है, ऐसा प्रस्ताव SDM साहब के सामने रखें और वो उसका बेहतर उपयोग करने की व्यवस्था करेंगे और सभी राजकीय ज़मीनों को खाली कराया जाएगा। दूसरा, कुछ लोगों के अपने विवाद थे रास्ते को लेकर के और नालियों को लेकर के, तो जहाँ पर दोनों पक्षों उपस्थित थे उनको समझा बुझा करके उनका मामला समाधान किया गया है। और मैंने लोगों से अपील भी करी है कि महीने में 2 महीने में जो गांव के ग्राम प्रधान हैं, जो पार्षद लोग, जो सभासद होते हैं और सम्राट लोग होते हैं, उनके बैठने से विचार विमर्श करने बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। उसके बाद भी SDM साहब भी थे, हमने स्पष्ट किया है कि यदि कोई ऐसी समस्या जो गांव के लोग समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे SDM साहब उसका समाधान करेंगे और कोई जिला स्तर कोई समस्या होगी तो हम समाधान करने के लिए उपलब्ध हैं। रामनगर से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां विश्व वन्यजीव कोष WWF द्वारा एक विशेष प्रेस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के महत्व को रेखांकित करना और स्थानीय मीडिया, समुदाय और पर्यावरण प्रेमियों को इस दिशा में जागरूक और सक्रिय बनाना रहा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आज एक वर्कशॉप हम रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन और WWF साथ मिलकर एक मीडिया वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है, जहाँ पे खटीमा और रामनगर के जितने भी पत्रकार हैं उनको एक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सेंसिटाइजेशन का एक वर्कशॉप आयोजन की है। इसका मुख्य जो पॉइंट है यही है कि हमारा जो जब भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक नैरेटिव जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे लोग जो गांव में आजकल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है तो इसको कैसे कम किया जाए और इसको अगर रोकना है तो उसमें मीडिया का रोल क्या हो सकता है, तो इसको हाईलाइट करने के लिए हम ये वाला वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए हैं। इसमें फाइनली यही टेक अवे पॉइंट होगा
कि जब भी ऐसे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उसका एक्चुअल केस क्या है उसके बारे में भी थोड़ा विस्तृत रूप से कहेंगे, तब लोग को भी पता चलेगा कि क्या उनसे जो डूस एंड डोंट्स होते हैं, जो जब भी जंगल जाते हैं, जब भी जंगल जाना पड़ता है, अनिवार्य रूप होता है तो जाते ही हैं, तो जब जाते हैं तो क्या क्या उनको डूस एंड डोंट्स होते हैं, कैसे वो इकट्ठे जाए और थोड़ा सावधानी रखे और कब वो बहुत सुबह ना जाए, वही दिन के टाइम पे चले। तो ऐसे जो भी डूस एंड डोंट्स है वो जन तक पहुंचना, लोग तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मीडिया के माध्यम से ये हमारी WWF इंडिया की तरफ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से और यहाँ पे जो कार्यशाला हुई ये मीडिया के जो भी पर्सन्स हैं उनके लिए हुई है और कंजर्वेशन के काम चलते रहते हैं इस लैंडस्केप में। उसके अलावा टाइगर की बात करें या फिर दूसरे वन्य जीवों की बात करें तो कंजर्वेशन के काम होते हैं और इस कंजर्वेशन को जो है लिंक करने के लिए जो है मीडिया एक बड़ा माध्यम है जिसमें जो है कम्युनिटी के साथ हम लिंक करते हैं। तो उसके लिए जो है आप कैसे जागरूकता फैलाते हैं, कैसे अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, बैलेंस रिपोर्टिंग कैसे होती है, तो वो रिपोर्टिंग के माध्यम से जो है कंजर्वेशन में काफ़ी हेल्प होती है। तो इन्हीं सब बिंदुओं को लेके जो है मीडिया के साथ जो इसमें रामनगर के मीडिया कर्मी, उसके अलावा जो है खटीमा के मीडिया कर्मी ने पार्टिसिपेट किया और ये अच्छा एक प्रोग्राम जो है यहाँ पे संपन्न किया गया। ये कार्यशाला का आयोजन जो है टाइम टू टाइम होता रहता है, लेकिन इसमें इस बीच में जो है काफ़ी लंबा गैप हुआ था, लेकिन हमने इसको फिर से जो है स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे। वन्य जीव संरक्षण के लिए नए नए परियोजनाओं में किस तरीके से काम करेगी WWF? WWF जो है वन्य जीव संरक्षण के परियोजनाओं में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जो है चाहे वो मॉनिटरिंग का हो या फिर जो है उनको सपोर्ट का, चाहे व्हीकल सपोर्ट हो या फिर रेडियो कॉलिंग की बात हो, तो इस तरह से जो है सारे सपोर्ट किए जाएंगे और जितना भी हो सकता है WWF जो है कंजर्वेशन की फील्ड में काम करता रहेगा। नैनीताल जिले के रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय से एक मानवता को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। 32 वर्षीय संदीप रावत का शव अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस तक ई रिक्शा में ले जाया गया। इस दृश्य ने न केवल स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता और अव्यवस्था जारी की है, बल्कि लोगों के मन में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। नहर वाला हल्द्वानी से एक अजब गजब मामला सामने आया है, जहां ऊर्जापुर स्थित बालकनाथ मंदिर में चल रही भागवत कथा में भक्त कीर्तनों में इतने लीन हो गए कि एक चेन स्नैचिंग की घटना हो गई। गिरोह ने भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर 3 महिलाओं से 2 चेन और 1 मंगलसूत्र चोरी कर लिया और तुरंत वहां से फरार हो गए। चेन स्नैचिंग की घटना वहां वीडियो बना रहे कैमरामैन के कैमरे में कैद हो गई। इसके तुरंत बाद पुलिस ने वीडियो के सामने आने पर पुलिस टीमों का गठन कर उनको पकड़ने की कवायद शुरू कर दी है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे पुलिस ने देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा देखिए 20 मई को मुखाने के बिठोरिया क्षेत्र में एक घटना हुई जिसमें कथा में शामिल होने वाली महिलाओं के गले से कुछ चैन और मंगलसूत्र चुराए गए। इसमें जो FIR रजिस्टर करने के बाद में CCTV हमने देखे, उस जगह का जो टावर डंप उठाया और जो शहर के CCTV का जब हम लोगों ने अवलोकन किया तो ये संदिग्ध कार और एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ संदिग्ध लोग भी दिखे। तो इसके आधार पर हमारी पुलिस ने जो संदिग्ध कार थी उसकी पहचान की और ये पहचान करते करते हमारी जो टीम है वो दिल्ली पहुंची और यहाँ से जो 3 लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था उन लोगों की गिरफ्तारी की है। इन तीनों लोगों के कब्जे से जो है 2 चैन और 1 मंगलसूत्र की बरामदगी हो गई है। ये लोग बेसिकली यहाँ आए और इस कथा में शामिल हुए और वहाँ पर कथा में शामिल लोगों के गले से इन्होंने मंगलसूत्र चुराया है। इनमें से एक जो पति पत्नी अभियुक्त हैं ये पहले भी हिमाचल में सिरमौर से इसी तरीके की घटना में जेल जा चुके हैं। एक अन्य अभियुक्त है जिस मामले में और शामिल था, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। पुलिस ने तत्काल इस मुकदमे का अनावरण किया है। इसके लिए मेरी तरफ से जो हमारी टीम है उसको 2,500 रुपये का इनाम है। एक्सपर्ट होते हैं और ये जिसको हम कहते हैं कि एक स्किल के तरीके से इस तरीके से वो करते हैं कि जब ये लोग घटना करते हैं तो आम आदमी को पता नहीं लगता कि उनके शरीर से कोई ऐसी चीज़ उतारी जा रही है, लेकिन चूंकि CCTV में ये लोग दिख रहे थे और बाद में जैसे उनको पता लगा उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी, उसके आधार पर पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई की। स्थानीय लिंक भी हैं इनके कुछ या ये केवल नहीं, अभी तक की जो विवेचना है या जो तथ्य हैं उनके हिसाब से ऐसा कोई नहीं है कि किसी लोकल आदमी ने इनको इन्फॉर्मेशन दी है। बेसिकली सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इनको पता लगा कि यहाँ पे कथा हो रही है और ये ऐसे ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इस तरह की घटनाएँ लोग करते हैं। गिरफ्तारी कहाँ से है?
देखिए इनकी गिरफ्तारी जो है वो दिल्ली से की गई है हमारी टीमों के द्वारा। रामनगर तराई पश्चिम वन प्रभाग के आम पोखरा रेंज अंतर्गत तुमड़िया खत्ता में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवा लिया। इस क्षेत्र से 18 परिवारों को बेदखली के आदेश जारी किए गए, जिसके तहत गुरुवार सुबह वन विभाग की टीम ने पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, जो हमारा तुमड़िया जो खत्ता क्षेत्र है, तुमड़िया खत्ता क्षेत्र में कुछ वन गुजरों द्वारा अवैध रूप से खेती की जा रही थी वन क्षेत्र में, तो उनको नोटिस दिया गया। विधिवत नोटिस देने के पश्चात इनके वो बेदखली की कार्रवाई प्रारंभ की गई और इस कार्यालय द्वारा इनके बेदखली के आदेश पारित किए गए। तो इसके बाद में ये लोग कंजर्वेटर साहब के अपील में गए, तो वहाँ से भी अपील इनकी खारिज हो गई। तो उसके पश्चात 10 दिन लगभग इनको खारिज हो चुका है, तो इनको पूरा मौका दिया गया आगे जाने का। तो वो 10 दिन का टाइम इनका पूरा होने के बाद आज हमने इसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस और प्रशासन की मदद से हम लोगों की पूरी टीम वहाँ पे लगी हुई है और हम उसमें जो इनके द्वारा अनधिकृत रूप से खेती की जा रही थी उस भूमि को वापस। ये सर दरअसल में तो बंदे से इधर जो है कई हज़ार लोग फॉरेस्ट लैंड में हैं, मगर ये मेरी समझ में तो यार पक्षपात हो रहा है। केवल हमें 19 लोगों को 61 का DFO ने नोटिस दिया था, फिर उन्होंने तारीख लगाई, तो फिर उसके बाद जो है हमें बेदखली का ऑर्डर कर दिया। फिर हमने कंजर्वेटर साहब को अपील कर दी, 6 महीना उन्होंने भी हमारी तारीख लगाते रहे, फिर उन्होंने बेदखली का ऑर्डर कर दिया। फिर हम इसके आगे जो है हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट हमने जो है 20 तारीख को जो है हमारा केस फाइल हो गया है और हम इनको लगातार कह रहे हैं कि उसके बाद तो वहीं जाना था। और सुबह पूरी टीम दल बल से जब आई, हमने इनको कहा कि भाई हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है और ये कोई चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है और केवल जो है व्यक्तिगत हो रहा है। ये जो है यानी क्या पार्टी बेस चल रहा है कि ये जिस तरीके से जो है हम ही लोगों को उजाड़ा जा रहा है। एक बार सन 2015 में भी हम लोगों के घर तोड़ दिए थे। इनको यानी क्या खुंदक है क्या। और सरपंच न्यायालय से पहले हमारा स्टे भी है, वो कितना क्षेत्रफल है उसमें वो उतना मैं नहीं जान पाऊँगा, मगर जो है अभी जो है हम फिर उसके जो इन्होंने ऑर्डर किए उसके खिलाफ फिर हाई कोर्ट गए हैं और अभी कोर्ट ने फिर 2 बजे तक रोकने की बात की है, मगर जो एडू साहब से अभी वकील साहब ने बात करी, उन्होंने कहा हमारे साहब कहेंगे जब हम रोकेंगे, नहीं तो कोई ऑर्डर। देखिए, ये जो जगह है ये तुमड़िया खत्ता है, जहाँ पर आज सुबह से वन विभाग ने अचानक JCB चला करके लोगों की खेती ख़त्म करने की कर रही है यहाँ पर। और ये जो पूरा गांव है ये वनाधिकार कानून के दायरे में आता है और इन्होंने व्यक्तिगत दावे भी डाले हुए हैं और सामूहिक दावा भी डाला हुआ है। और कानून ये कहता है कि जब तक दावों का निस्तारण नहीं होगा उनको ऊपर कोई भी एविक्शन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बावजूद भी वन प्रशासन एविक्शन की कार्रवाई कर रहा है और पिछले साल भी इन्होंने 2 साल पहले भी एविक्शन की कार्रवाई की थी। तो इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है कंटेम्प्ट की याचिका भी यहाँ के वन गुजरों ने डाली हुई है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि ये कंजर्वेटर का जो ऑर्डर है 10 दिन पुराना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कहीं भी यदि आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो आपको 15 दिन का समय देना पड़ेगा, लेकिन 10 दिन बाद ही यहाँ पर इन्होंने JCB ला करके यहाँ पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। आज हियरिंग भी चल रही है हाई कोर्ट में और हमने इनसे ये कहा कि भाई हाई कोर्ट की हियरिंग को आप सुन लीजिए, कोर्ट यदि एविक्शन का ऑर्डर देगी तब आप यहाँ से एविक्शन कीजिए। उसको ऑर्डर को भी ये नहीं मान रहे हैं। हम लोग अपना पत्र लेकर के इनके पास गए, हमने कहा भाई ये पत्र हमारा रिसीव कर लीजिए, तो कोई भी अधिकारी हमारा पत्र लेने के लिए तैयार नहीं है और पूरी तानाशाही चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तानाशाही पे उतरी हुई है। यहाँ के जो कंजर्वेटर का जो कानून का जो ऑर्डर है सभी के लिए वो 1.39 हेक्टेयर के लिए है, लेकिन इनकी जो है लगभग 3 हेक्टेयर ज़मीन जमींदोज कर दी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। यानी कि ये ना तो हाई कोर्ट का ऑर्डर मानते हैं, ना ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानते हैं, ना ही ये कंजर्वेटर का ऑर्डर मानते हैं। इनका अपना ऑर्डर चल रहा है, अपनी मनमानी चल रही है और इस मनमानी से यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके अंदर बहुत आक्रोश है। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो जनता फिर कैसे कानून का पालन करेगी। और यहाँ पर लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष है सरकार और वन चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। कुमाऊं के सबसे बड़े आबादी वाले हल्द्वानी नगर निगम की पोल मानसून से पहले केवल 15 मिनट की बरसात में खुलकर सबके सामने आ गई। 15 मिनट की बरसात में जगह जगह नगर निगम की नालियां चौक हो गईं और पानी सड़कों पर बहने लगा। कई जगह पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया जो कि संक्रामक बीमारियों का कारण भी बन सकता है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।
अपने काम पे लगा हुआ है और हमने लगातार उसको एक मिशन के रूप में लिया भी है। और मुझे लगता है कि इस बार मानसून का जो असर हर साल होता है, इस बार मुझे लगता है 30-40% कम होगा। और हमारे पास समय कम था क्योंकि मैं 7 फरवरी को ही मैंने शपथ ली है और ये 2-1 महीने ही हमारे पास इस तैयारी के लिए बचे थे। लेकिन उसके बाद भी हमने बहुत सारा काम शहर के अंदर किया, बहुत सारी नालियाँ, बहुत सारे नाले साफ़ हुए भी हैं। लेकिन मैं खुद भी कह सकता हूँ कि 100% अभी नाले साफ़ नहीं हो पाए, लेकिन उस दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।